पहला अध्याय। ठगों की सभा। एक छोटे से कस्बे के किनारे, जहां रेत के टीले हवा के साथ उड़ते थे, एक जर्जर मिट्टी की झोपड़ी थी। उसकी दीवारें मिट्टी की थीं, छत खजूर के पत्तों से बनी थी और दरवाजा इतना झुका हुआ था कि हर आने जाने वाले को झुकना पड़ता था। इस झोपड़ी में रहते थे 4 कुख्यात ठग, रम्मू, बबलू, काला और ढोलू। ये चारों अपनी अपनी खासियत में अनोखे थे। रम्मू जबान का जादूगर था। उसकी बातों में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला बेकाबू हो जाता। बबलू जेब काटने और चोरी छिपे में माहिर था। उसके हाथ इतनी तेजी से चलते कि किसी की जेब खाली हो जाती और उसे खबर भी न पड़ती। काला अपनी मासूम सूरत और मधुर बातों से लोगों को बेवकूफ बनाने में उस्ताद था। ढोलू का कद काठी और ताकत ऐसी थी कि लोग उसे देखकर कांप उठते। हर रात ये चारों झोपड़ी में इकट्ठा होते, मिट्टी के ढेर पर बैठकर अपने कारनामों की बातें करते और अगले दिन के लिए योजना बनाते। छोटी मोटी चोरियां उनके लिए खेल थीं, लेकिन उनका दिल हमेशा किसी बड़े शिकार की तलाश में रहता था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल रंग में डूबा था, रम्मू ने अपनी चादर बिछाई और बोला, भाइयों, अब ये छोटी चोरियां हमें कुछ नहीं देंगी। हमें कोई बड़ा माल ढूंढना होगा, वरना हमारी यह झोपड़ी भी हमसे रूठ जाएगी। बबलू ने अपनी छोटी सी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, कल सुबह मैंने बाजार में एक यात्री देखा। उसका लिबास शानदार था, कंधे पर बड़ा थैला था और चाल ढाल से वह कोई रईस लगता था। वही हमारा शिकार है। काला ने हंसकर कहा, बस फिर तय हुआ, कल सुबह हम उसका पीछा करेंगे। ढोलू ने जोर से हुंकार भरी, और अगर वह न माना तो मेरी एक मुक्की उसे सीधा कर देगी। इस तरह चारों ने फैसला किया कि अगली सुबह वे उस यात्री को लूट लेंगे। वह यात्री, जिसे उन्होंने अपना शिकार समझा था, कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका नाम फराज था। फराज एक व्यापारी था, लेकिन उसकी बुद्धि और ज्ञान उसके धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थे। उसका चेहरा सादा लेकिन आत्मविश्वास से भरा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो विद्या, अनुभव और नेकी का मिश्रण थी। फराज ने अपनी जिंदगी में बहुत सफर किए थे। वह शहरों, गांवों और बियाबानों से गुजरा था। उसने नेक दिल लोगों से दोस्ती की थी और बदमाशों से भी सामना किया था। उसके पिता, जो स्वयं एक विद्वान थे, उसे बचपन से सिखाते थे कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और बुद्धि उसका सबसे बड़ा दोस्त। फराज ने यह सबक अपने दिल में बसा लिया था। उसके कंधे पर जो थैला था, वह बड़ा तो था, लेकिन उसमें कोई खजाना नहीं था। उसमें कुछ कपड़े, सफर के लिए खाने पीने की चीजें, एक छोटी सी किताब जिसमें उसने अपने अनुभव लिखे थे, और कुछ रुपये थे जो उसके सफर के लिए काफी थे। लेकिन फराज जानता था कि बियाबान में धन का ढिंडोरा पीटना खतरे को न्योता देने के बराबर है। इसलिए वह हमेशा सावधानी से चलता था। अगली सुबह जब सूरज ने अपनी पहली किरण फैलाई, फराज ने अपना थैला उठाया और सफर शुरू किया। उसे कस्बे से गुजरकर एक दूर के शहर जाना था, जहां वह अपना माल बेचकर कुछ जरूरी सामान खरीदना चाहता था। उसने अपनी चादर ठीक की, अपना असा हाथ में लिया और दुआ मांगकर चल पड़ा। फराज अभी कस्बे से कुछ दूर बियाबान में पहुंचा था कि उसे 4 लोगों की आवाजें सुनाई दी। वे वही 4 ठग थे जो सुबह सुबह उसके पीछे लग चुके थे। रम्मू सबसे आगे था। उसने अपनी चादर कंधे पर डाली, चेहरे पर मधुर मुस्कान सजाई और फराज के पास आकर बोला, अस्सलाम अलैकुम भाई साहब, हम भी इसी रास्ते के यात्री हैं। ये बियाबान खतरनाक है, डाकुओं का डर रहता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम सब साथ चलें ताकि सफर आसान हो जाए। फराज ने एक पल के लिए उन सबको गौर से देखा। रम्मू की मधुर बातें, बबलू की छिपती नजरें, काला का मासूम चेहरा और ढोलू का पहाड़ जैसा शरीर। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि ये लोग साधारण यात्री नहीं हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कोई राज छिपा रहे हों। लेकिन फराज ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और नरमी से बोला, वालेकुम अस्सलाम। जरूर, यात्री को अच्छे साथी मिल जाए तो सफर रंगीन हो जाता है। चलो हम साथ चलते हैं। इस तरह एक अजीब सा काफिला बन गया। फराज आगे आगे चल रहा था और चारों ठग उसके पीछे अपनी योजनाओं में डूबे हुए थे। कुछ देर चलने के बाद सूरज तेज हो गया। बियाबान में गर्मी अपने चरम पर थी।
रेत के टीलों से उड़ती गर्म हवा चेहरे पर लग रही थी। बबलू, जो अपनी तेजी के लिए मशहूर था, ने मौका देखकर कहा, भाई साहब, ये थैला तो बहुत भारी लग रहा है, आप थक जाएंगे, क्यों ना हम बारी बारी इसे उठा लें, हम तो आपके अपने हैं। फराज ने उसकी बात सुनी, बबलू की ओर देखा और फिर अपने थैले को कंधे पर ठीक करते हुए बोला, शुक्रिया भाई, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन इंसान को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। मेरा माल मेरा है और उसकी हिफाजत भी मैं खुद करूंगा। यह सुनकर बबलू के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आई, लेकिन उसने छिपा लिया। रम्मू ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। फराज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा शक पक्का हो गया। वह समझ गया कि ये लोग उसके थैले पर नजर रखे हुए हैं। कुछ देर बाद जब काफिला एक छोटे से मरुद्यान ओएसिस के पास पहुंचा, जहां खजूर के पेड़ों की छांव थी, सबने आराम करने का फैसला किया। काला, जो अपनी मासूम बातों के लिए मशहूर था, ने एक चाल सोची। वह बोला, भाइयों, ये सफर लंबा है, क्यों ना हम एक खेल खेलें? हर कोई सबसे बड़ा झूठ बोलेगा और जो सबसे शानदार झूठ बोलेगा वह जीतेगा। सब हंसने लगे। रम्मू ने तुरंत कहा, मैंने कल रात सपने में देखा कि आसमान से सोने के सिक्के बरस रहे हैं और मैंने अपनी झोली भर ली। बबलू ने हंसते हुए कहा, अरे यह क्या? मैंने तो देखा कि नदी में हीरों की मछलियां तैर रही हैं और मैंने एक जाल से सब पकड़ लीं। काला ने अपनी बारी पर कहा, मैंने सपने में देखा कि एक विशाल किला मेरे नाम लिख दिया गया और मैं उसका राजा बन गया। फिर सबने फराज से पूछा, और तुम? फराज ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सपने में देखा कि 4 लालची लोग एक यात्री को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वे बार बार उसके थैले पर हाथ डालते हैं, लेकिन अंत में वे सब रुस्वा हो जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। ये सुनकर चारों ठग चौंक गए। उन्हें लगा जैसे फराज ने उनके दिल की बात पढ़ ली हो। रम्मू ने तुरंत बात बदल दी और बोला, वाह भाई, तुम्हारा झूठ तो सबसे शानदार है, लेकिन फराज के दिल में यह बात पक्की हो गई कि ये चारों कोई साजिश रच रहे हैं। ये सुनकर चारों ठग चौंक गए। उन्हें लगा जैसे फराज ने उनके दिल की बात पढ़ ली हो। रम्मू ने तुरंत बात बदल दी और बोला, वाह भाई, तुम्हारा झूठ तो सबसे शानदार है, लेकिन फराज के दिल में यह बात पक्की हो गई कि ये चारों कोई साजिश रच रहे हैं। दोपहर ढलने लगी तो काफिला एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं बियाबान के बीच में था और उसका पानी ठंडा और साफ था। ढोलू, जो अपनी ताकत पर नाज करता था, ने मौका देखकर कहा, भाई, यह थैला यहां रख दो, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तुम पानी पी लो और आराम कर लो। फराज ने उसकी बात सुनी, कुएं की ओर देखा और फिर अपने थैले को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, नहीं भाई, मेरा थैला मेरे पास ही अच्छा है, पानी तो कुएं से हर कोई पी सकता है। यह कहकर वह खुद कुएं के पास गया, रस्सी से पानी निकाला और अपनी मशक भरी। चारों ठग एक बार फिर नाकाम हो गए। बबलू ने धीरे से रम्मू के कान में कहा, यह यात्री बहुत होशियार है, हमें कोई बड़ी चाल चलनी होगी। रम्मू ने सिर हिलाकर कहा, फिक्र न करो, रात तक हम इसे फंसा लेंगे। रात हुई तो काफिला एक बड़े पेड़ के नीचे रुका। आसमान पर चांद की रोशनी फैल रही थी और तारे चमक रहे थे। सबने अपनी अपनी चादरें बिछाईं और सोने की तैयारी की। फराज ने अपना थैला अपने सिरहाने रखा और लेट गया। चारों ठग आपस में फुसफुसाने लगे। रम्मू ने धीरे से कहा, जब यह सो जाएगा हम इसका थैला लेकर भाग जाएंगे। बबलू, तुम तेजी से काम करना। बबलू ने सिर हिलाया और काला ने कहा, मैं जागता रहूंगा ताकि कोई खतरा ना हो। ढोलू ने अपनी भारी आवाज में कहा, और अगर ये जाग गया तो मैं इसे एक धमकी से चुप करा दूंगा। लेकिन जैसे ही वे फराज के पास आए, फराज ने अचानक आंखें खोलीं और बोला, भाइयों, ये बियाबान है, अंधेरा है, सांप और कीड़ों का डर है। बेहतर है कि हम सब एक दूसरे के पास सोएं ताकि हिफाजत रहे। यह सुनकर चारों ठग हक्का बक्का रह गए। उनका षड्यंत्र एक बार फिर नाकाम हो गया। फराज की होशियारी ने उन्हें परेशान कर दिया। अगली सुबह जब सूरज ने फिर से बियाबान को रोशन किया, रम्मू ने एक नया षड्यंत्र रचा। वह बोला, भाई साहब, पास ही एक गांव में बड़ा मेला लगा है। वहां खाने पीने की चीजें, रंग बिरंगे कपड़े और हर तरह का सामान मिलता है। क्यों ना हम सब वहां चलें? फराज ने उनकी बात सुनी और दिल ही दिल में समझ गया कि यह कोई नई चाल है।
लेकिन वह मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, मेला देखना तो बनता है, चलो साथ चलते हैं। मेले में बहुत भीड़ थी, लोग रंग बिरंगे लिबास में मग्न थे, दुकानें सजी हुई थीं और हवा में मिठाइयों और खानों की खुशबू फैल रही थी। फराज ने एक दुकान से कुछ मजबूत रस्सियां खरीदी। फिर उसने कहा, भाइयों, यह मेला बहुत बड़ा है और भीड़ भी ज्यादा है, क्यों ना हम सब अपने थैलों को एक रस्सी से बांध लें ताकि कोई चोर न ले जाए। चारों ठग खुशी खुशी राजी हो गए। उन्हें लगा कि यह उनके लिए अच्छा मौका है, लेकिन फराज ने रस्सी को ऐसी मजबूत गांठ से बांधा कि वह खुल ही नहीं सकती थी। जब रात को चारों ने चुपके से गांठ खोलने की कोशिश की तो वे नाकाम रहे। फराज ने जागकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ भाइयों, क्या कोई चोर आ गया? चारों शर्मिंदा होकर चुप हो गए। शाम को काफिला एक गांव में दाखिल हुआ, जहां एक काजी का दरबार था। गांव वालों ने बताया कि काजी बहुत न्यायी है और हर विवाद का फैसला सच्चाई से करता है। फराज ने कहा, चलो भाइयों, काजी के दरबार चलते हैं, देखते हैं कि हम में सबसे ईमानदार कौन है। चारों ठग कांप गए, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। वे सब काजी के दरबार पहुंचे। काजी ने सबको देखा और पूछा, बताओ, तुम में सबसे ईमानदार कौन है? रम्मू ने कहा, मैं ईमानदार हूं, मैंने कभी किसी का माल नहीं चुराया। बबलू ने कहा, मैं तो सबसे ज्यादा ईमानदार हूं, मेरी जेब में कभी हराम का पैसा नहीं आया। काला ने अपनी मासूम आवाज में कहा, हुजूर, मैं तो एक गरीब इंसान हूं, मेरा दिल साफ है। ढोलू ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं ताकतवर हूं, लेकिन कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। फिर काजी ने फराज से पूछा, तुम क्या कहते हो? फराज ने नरमी से कहा, हुजूर, ईमानदार वह होता है जो मौका मिलने पर भी गलत काम न करे। ये चारों बार बार मेरे थैले पर हाथ डालने की कोशिश कर चुके हैं। अगर मेरी गांठ मजबूत न होती तो आज मेरा थैला खाली होता। काजी ने चारों की ओर देखा। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी और डर साफ दिख रहा था। काजी ने फैसला सुनाया, ये चारों ठग हैं, इन्हें 1 महीने तक गांव की सेवा करनी होगी, न कोई चोरी न कोई धोखा। अगर फिर भी न सुधरे तो सजा और सख्त होगी। चारों ठगों के सिर झुक गए। वे गांव वालों के साथ काम करने लगे, कभी कुएं से पानी निकालते, कभी बूढ़ों के लिए लकड़ियां काटते। उन्हें एहसास हुआ कि ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन उससे दिल को सुकून मिलता है। फराज ने उनसे कहा, याद रखो, लालच इंसान को रुसवा करता है, बुद्धि और सच्चाई ही असली दौलत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखा और मक्कारी क्षणिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंत में रुसवाई ही मिलती है। बुद्धि और ज्ञान हर मुश्किल हाल में इंसान का साथ देते हैं। ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही असली कामयाबी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।